प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% आने वाले प्रश्न, कक्षा 10 गणित अध्याय 1 से वास्तविक संख्याओं से। इनका सॉल्यूशन भी देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है और इनका सॉल्यूशन देखना है हम लोग को। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अक्सर मैंने कोई ना कोई संख्या जरूर देगा और उसका पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? जैसे 156 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 पर वर्ग गुणे 3 ऐसा ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, कैसे आएगा इसको देखते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पहला हो गया, 156 दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो तरीका क्या लगाएंगे? इसको जो है भाग विधि से कर लेंगे। 156, ठीक है, ऐसे जो है कर लेंगे इसको। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा ये, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 7 में 6 घटाएंगे 1, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, 2 9 18, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, 3 13 39, और फिर ये जो है 13 से कट जाएगा, ठीक है। 13 का नाम 13, ठीक। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 दो बार है तो 2 पर 2 घात लिख सकते हैं, और गुणे 3 लिख सकते हैं, और गुणे 13 लिख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, यहाँ पे देखिए दिया गया है लॉ 132 और 288 बराबर 3168। तो मौसा 132 288 है, तो इसका मौसा आएगा 12। इसको कैसे सरल करेंगे? तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे, दिया है, दिया में जो दिया है वो तो लिखना ही है, तो बहुविकल्पीय में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो रफ पे हल करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे, सूत्र होता है लॉसा गुणे मौसा, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया है। लॉसा का मतलब एलसीएम दिया गया है 31 68 हम लोगों को एलसीएम दिया गया है। एचसीएफ पता नहीं है, तो एचसीएफ हम लोग मान लेते हैं जेड है, ठीक, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें दो संख्या दी गई है, संख्या है 132 288। तो 132 मान लीजिए पहली संख्या है, और दूसरी संख्या मान लीजिए 288 है, दिया गया है तो, ठीक है। इसमें कोई पहली कोई भी दूसरी मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सरल कर देना है। तो इसको इधर लाएंगे तो जेड बराबर हो जाएगा 132 गुणे 288 बटे 3168, ठीक है। अब इसको काट पीट देंगे। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 2 से काट देते हैं, 2 है का नाम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो 2 छक्के 12, एक बचेगा, 2 उतारेंगे, 2 छक्के 12 कट गया। फिर अब इन्हें 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 9 18, 2 दूना 4। फिर ये अभी 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ठीक है। अभी भी ये और ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 छक्के 12। ये 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर अब इन 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, 2 का नाम 2, 2 9 18, 2 अट्ठे 16। फिर अब इन 2 से कटेगा, 2 9 18 और 2 9 18,
फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 छके 12। फिर ये अभी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 3 से कट गया। फिर ये जो है 33 से 33 कट जाएगा, बच जाएगा कितना 12, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 12। ठीक है, फिर तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है। ठीक है, तो इसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, 2-2 अंक के। ठीक है, 2 अंक दिए रहेंगे, तो इन दोनों अंकों का हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हम लोग को दिया गया है किसका, तो 8 और 25 का, 18-25 का एलसीएम देख लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो देखिए 18-25 का एचसीएफ अगर हम लोग देखें तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग विधि से देख लेते हैं। तो 18 दूना 36, 2 बेर में अधिका हो जाएगा, तो 1 बेर में जाएगा 2, 18 का नाम 18, 15 में से 8 जा 7, ये खत्म हो जाएगा। 18 से 7 में भाग नहीं जाएगा, फिर इसको भाजक बना लेते हैं। 18 को यहाँ पे लाएंगे, फिर 7 दूना 14, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर 7 से 4 में भाग नहीं जाएगा, भाजक बना लेंगे इसको। फिर 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 7 में 4 जा 3 आएगा, फिर 4 से ये नहीं कटेगा, तो फिर इसको भाजक बना लेंगे। फिर 4 यहाँ पे उतारेंगे, 3 एकम 3, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 1 को भाजक बनाएंगे, यहाँ पे 3 से लाएंगे और 1/3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, किससे कटा, 1 से। तो एचसीएफ कितना हुआ, 1। एचसीएफ कितना हुआ, 1। तो जिसका एचसीएफ जो है 1 होगा, वही जो है वह संख्या होगा जिसको सअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं। ये तीसरा सवाल हो गया इसका। चौथा सवाल देखते हैं इसका, सवाल नंबर 4 क्या कहता है। सवाल नंबर 4 इसका, सवाल नंबर 4 देखिए, संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो 144 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 144 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें, 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छके 12, फिर 2 से 2 18 36, 18 दूना 36, 2 9 18, फिर ये कटेगा 3 से 3 तिरिके 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, तो इसको घात के रूप में लिखेंगे, तो 1 2 3 4, तो 2 पर 4 घात हो जाएगा, गुणे 3 पर 2 घात हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 2 बार है तो 3 पर 2 घात हो जाएगा। तो कह रहा है कि घातों का योग कीजिए, तो घातों का योग करेंगे तो 4 और 2 6, तो घातों का योग हो जाएगा 6। घात का योग कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, घात का योग हो जाएगा 6। ठीक है, ये घातों का योग हो गया, घातों का। ठीक है, इसके बाद से हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है 15 18 और 24 का लौसा है। तो 15 18 24 का लौसा निकाल दीजिए। तो इसमें कहा नहीं है, कोई शर्त नहीं दिया है कि भाग विधि से करिएगा गुणनखंड से, तो हम लोग भाग विधि से कर देते हैं। 15 18 24 का एलसीएम, 15 18 24 का एलसीएम करते हैं। तो 15 18 और 24 एलसीएम करेंगे इसका, तो 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेते हैं। 2 9 18, 2 बरहम 24, फिर से 2 से कटने वाला है अभी, तो अपन 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ऐसे ही उतारेंगे। 2 छके 12, अभी भी 6 2 से कटेगा, तो 2 से ही काटेंगे। 15 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 तिया 6। फिर हमको जो है क्या करना है, फिर अब 2 से कोई नहीं कटेगा, तो 3 ले लेते हैं। 3 5 15, 3 तिरिके 9, 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसके बाद से जो है अभी 3 से कटेगा,
5 ऐसे ही उतारेंगे, 3 एकम 3 1, फिर अब 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। अब इसका जो है गुणा करा देंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 पच्चीस 120, 12 36, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो 360 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से इसका अगला सवाल देखते हैं। दिया है इतने इतने का, अगर HCF 18 है तो ज्ञात कीजिए एलसीएम। तो वही पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा से कर देंगे। तो ये सवाल बता चुके हैं। अब कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो क्या करना है इसमें से भाई, 245 में 5 घटा देंगे और 1037 में से 5 घटा देंगे और इसका HCF निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं फटाक से। तो देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग, यहाँ पे हमको दिया गया है कितना, 245 है 1037, तो 245 में से 5 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 240, और फिर क्या करेंगे 1037 है तो 1037 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1032, ठीक है, इन होगा। अब इन दोनों का HCF निकाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF निकालते हैं 1032 और 240 का। तो 1032 में 240 से भाग दे देंगे, तो 240, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 5 बार में 4 बार में जाएगा, 4 जीरो 0, 4 चौको 16 6 में ले, 4 दूना 8 1 9, 2 में से 0 जा 2, 13 में से 6 जा 7, 9 में से 9 जा 0, फिर 72 को भाजक बना देंगे, 240 यहाँ बैठा देंगे, फिर 7 तरीके का लगभग 3 बार में जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 10 में 6 जा 4, 10 में 6 जा 4, 3 में से 1 जा 2, ये ख़त्म। फिर 24 से भाग दे देंगे 72 में, तो 24 तिया 72, यानी कि HCF हो जाएगा 24। HCF कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा HCF, ठीक है। तो ये आपका जो है सवाल नंबर कौन सा हो गया, ये सवाल हो गया आपका सातवां सवाल हो गया, ठीक है। इसके बाद से 8वां देख लेते हैं। 8वां सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको इतना 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 से विभाजित करने में प्रत्येक दशा में 7 शेषफल हो, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे, शेषफल 7 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे, किसका, इसमें 7 जोड़ के, इसमें भी 7 जोड़ देंगे, इसमें भी 7 जोड़ देंगे, इसमें भी 7 जोड़ देंगे, ठीक है। और HCF नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि इसका HCF निकाल लेंगे और जो HCF आएगा ना उसी में 7 जोड़ देंगे, ठीक है। अब 7 अधिक कर देंगे तो इससे भाग देंगे तो आराम से 7, इससे भाग देंगे, इससे भाग 7 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 35, 56 और 91 का LCM निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 35, 56 और 91 का LCM निकाल लीजिए, ठीक है। कितना आया है, 35 दिया है, 56 दिया है और 91 दिया है। प्रत्येक दशा में 7 शेष आए, ठीक है। देखिए LCM वह संख्या होता है कि इन संख्याओं से जो है, देखिए अब जैसे हम छोटा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है और 10 है और 2 है, इसका LCM अगर हम लोग निकालते हैं तो LCM वह संख्या है जो इनसे भाग देने पर पूरा कट जाए, ठीक है। इन संख्याओं से उसमें भाग दिया जाएगा तो वह संख्या क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। जैसे देखिए 5 और 10 और 2 का अगर हम लोग HCF निकालते हैं LCM, तो 2 से कटने वाला अंक है, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 आया, ठीक है। 10 वह संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूरा कट जाएगा, ठीक है। जैसे 5 दूना 10, 10 एकम 10, 2 पचे 10। अब इसमें अगर जैसे कि हम लोग को 2 हमेशा शेष लाना है
तो इसमें 2 जोड़ दे यानी कि 12 कर दे, तो इससे भी भाग देंगे तो 2 शेष आएगा, इससे भी भाग देंगे तो 2 शेष आएगा, इससे भी भाग देंगे तो 2 शेष आएगा। ठीक है, वही फंडा इसमें भी करना है। हम लोग को इसका एलसीएम ज्ञात कर लेना है, और एलसीएम ज्ञात करने पर जो आएगा उसमें 7 जोड़ देना है, तो वही अधिक होगा और वही शेष हमेशा बचता रहेगा। तो इसमें देखें तो 2 से कटने वाला ये वाला अंक है, तो 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ऐसे ही रहेगा। 2 दूना 4 और 2 8 16, फिर ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, 35 नहीं कटेगा, ऐसे ही रहेगा। 14 दूना 28 हो जाता है, और ये नहीं कटेगा, ऐसे ही रहेगा। फिर हमें 2 से कटेगा तो 35 ऐसे ही रहेगा, 2 7 14, और 91 नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहेगा। फिर अब जो है ये संख्या 3 से 13 7 91, 7 5 5 से अब कटेगा, 5 7 35, 7 ऐसे ही रहेगा और ये नहीं कटेगा। फिर ये संख्या किससे कटेगा, तो 7 से कट जाएगा, 7 एकानवे 7, 7 एकानवे 70 7 91, ये 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 13 ले जाएंगे। ठीक है। अब इसका एलसीएम अगर ज्ञात करें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 7 चौक 28, 280। भाई 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40, 40 का मतलब 7 चौक 28, 280, 280 में अब 13 से गुणा कर देंगे, तो 13 0, 13 7 13 8 104, 104, 10 हासिल आ जाएगा, 13 दूना 26, 10 36 हो जाएगा। तो 36 40 हो गया, इसमें 7 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 36 और 47, यानी कि 36 47 ऐसी संख्या होगी जिसमें 36 47 ऐसा संख्या होगा, 3647 ऐसा संख्या होगा जिसमें अगर इससे भाग दे तो प्रत्येक दशा में 7 शेष आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 9वां देखते हैं हम लोग, बहुविकल्पी प्रश्न। दी गई संख्या में से अभाज्य संख्या होगी, दी गई संख्या में से अभाज्य संख्या होगी, तो दी गई संख्या में से अभाज्य संख्या आपका होगा 2। दी गई संख्या में से संख्या दिया गया है 0 1 2 8। ठीक है, तो इसमें अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी सम संख्या भी 2 ही होता है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग वर्णात्मक प्रश्न देखें, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड आप लोग कर सकते हैं अब 26 का 91 का। ठीक है, और सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, और सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कल की वीडियो में बताएंगे, आज समय का अभाव है। ठीक है, या तो जो है देख लेते हैं, अभी 10 मिनट का समय है तो देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 अधन √3 एक अपरिमेय संख्या है, या पूछ देगा कि 2 - √3 एक अपरिमेय है, या 2 धन √3 एक अपरिमेय है, या 7 √5 एक जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग सिद्ध करके दिखा सकते हैं। इससे पहले हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं। देखिए, ये संख्याएं अपरिमेय है, और जब ये सिद्ध हो जाएंगी कि अपरिमेय है तो इसमें को भी जो आराम से सिद्ध कर लेंगे। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये अपरिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है, परिमेय संख्या है। और यदि ये अपरिमेय संख्या है, मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये p/q के बराबर होगा। तो यह जो है क्या हो जाएगा, p/q के बराबर होगा, यानी कि √2 बराबर होगा p/q के। जहाँ p/q में p और q एक पूर्णांक है, वो p और q जो है क्या है, pq एक पूर्णांक है और अभाज्य संख्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, और क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य संख्या में होती है जिसमें एक के अतिरिक्त इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, या इसका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, इसका HCF p और q का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अब
परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर पी और क्यू का HCF 1 से अधिक आ जाए तो यह जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ संख्या 1 से ऊपर नहीं आना चाहिए, यानी कि 2, 3, 4 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यही हम लोग को देखना है कि इसका जो है कैसे अपरिमेय सिद्ध होगा। तो हम लोग मान लेंगे कि √2 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या के बराबर होगी, यानी कि p/q के बराबर होगी। अब हम लोग दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो √2 का वर्ग करेंगे और p/q का भी वर्ग कर देंगे। तो इसका अगर हम लोग वर्ग करते हैं, तो वर्ग अगर हम लोग करते हैं तो रूट का वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इसका वर्ग करेंगे तो p का वर्ग और बटे q का वर्ग हो जाएगा। इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो 2q का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे p का वर्ग हो जाएगा। अब चूंकि देखिए, अब 2 ये जो है p² को विभाजित करेगा, माना 2 को इधर लाया जाए तो p²/2 होगा, यानी कि 2 p² को विभाजित करेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि 2 p² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो आधारभूत अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं कि 2p को भी विभाजित करेगा, 2p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, ये प्रमेय है कि यदि कोई संख्या p² को विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि 2p को विभाजित करेगा तो p बराबर हम लोग ले सकते हैं 2c। क्यों? जैसे देखिए, अगर 2p को विभाजित करता है, 2p को पूरा काट देता है, तो मान लेते हैं कि c बेर में काट देता है, तो 2 गुणे c बराबर p होगा ना, क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं पूरा कट गया, तो हम लोग जानते हैं कि p बराबर भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल होता है। तो भाज्य गुणे भागफल यानी कि p बराबर हम लोग 2c मान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं p बराबर 2c। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि p बराबर 2c, और इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 दे देंगे। ठीक है, अब p बराबर 2c को, अब p बराबर 2c हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि चूँकि p बराबर 2c को समीकरण 1 में रखने पर माना चूँकि p बराबर है 2c के, अब इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो क्या हो जाए। अब देखिए, p 2p को विभाजित करता है, इसका मतलब 2p में है। ठीक है, यानी कि p का एक कॉमन निकल गया 2। अब इसी तरह से या उभयनिष्ठ कहिए कि 2 जो है p में है। ठीक है, अब हम लोग को ये दिखाना है कि q में भी 2 है। ठीक है, अगर q में भी 2 मिल जाए तो अगर मतलब कि 2 उभयनिष्ठ हो गया, और p और q में 1 से बढ़ाना उभयनिष्ठ संख्या होना नहीं चाहिए, तो ये हमारी कल्पना के विरोधाभास से आता है, यह जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग p बराबर 2c लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो भाई अगर 2p को विभाजित करता है तो p बराबर 2c या 2xyz कुछ भी यहाँ पे अंक ले सकते हैं। तो अब इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो 2 यहाँ पे तो 2 रहबे करेगा, q का वर्ग है तो रहेगा ही, और यहाँ पे p के जगह पे हम लोग 2c का वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2q का वर्ग बराबर 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, और c का वर्ग करेंगे तो वर्ग हो जाएगा। 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे q का वर्ग बराबर 2c का वर्ग है। अब यहाँ पे फिर देखते हैं हम लोग कि 2 जो है क्या करेगा, 2 q² को विभाजित करेगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 q² को विभाजित करेगा। ठीक है, तो 2 q को भी विभाजित करेगा, तो 2 क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा। तो 2
क्यू को भी विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा, क्यू को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि इस प्रकार 2 P और Q को विभाजित करता है, P और Q को विभाजित करता है, Q को विभाजित करता है। विभाजित करने का मतलब कि ये 2 P में भी है, Q में भी है 2 P में भी है, Q में भी है, विभाजित करता है। तो ठीक, तो ये हमारे कल्पना के विरोधाभास है, क्योंकि 2 P और Q में उभयनिष्ठ है। मैंने कहने का मतलब है कि 2 क्या है, उभयनिष्ठ है, P और Q में है, जबकि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह हमारे कल्पना के विरोधाभास है। यह हमारे कल्पना के विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः यह एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना लिख देना है। तो आपका ये सिद्ध हो गया। अब मान लीजिए हम लोग को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 5 धन √3 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय है। तो एक अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम लोग मान लेंगे विपरीत कि माना कि 5 धन √3 एक परिमेय है, एक परिमेय है। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। ठीक है अब इसमें देखिए 5 को पक्षांतर कर दीजिए तो √3 बराबर P/Q माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, तो √3 बराबर P/Q माइनस 5 है। अब इधर हम लोग देखते हैं कि P/Q भी परिमेय है। आप परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या घटाएंगे तो वो क्या होगा, परिमेय होगा। किंतु √3 एक अपरिमेय है, इसको सिद्ध किया जा चुका है पहले से। तो अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर होगी, नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि √3 इज नॉट इक्वल टू P/Q माइनस 5। अतः बस लिख देंगे, अतः 5 धन √3 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। बस यह सिद्ध करना था। तो इसको आराम से जो हम लोग सिद्ध कर देंगे, यहाँ से हल लिखेंगे, ठीक, और ऐसे जो है सिद्ध कर देंगे। कोई भी इस टाइप का आएगा तो ऐसे एक तरफ अपरिमेय कर दीजिए, एक तरफ परिमेय, या कह दीजिए कि बराबर नहीं आता है, हमारे कल्पना के विरोधाभास है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस। तो इस तरह से आपका सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसमें से हो गया। और ये क्वेश्चन अधिक से अधिक यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर जो है 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहीं से सवाल आएंगे, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।